हेलो क्लास, तो हमने फेराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ लिया है। फर्स्ट लॉ क्या था आपका? W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यहाँ में आ रहा था W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू। वो डिपेंड करेगा आपको, अगर डायरेक्ट ये वैल्यू दी हुई हो तो दैट इज गुड, अगर ये दोनों वैल्यूज दी हुई है तो ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपका दूसरा लॉ क्या था कि अगर इक्विवेलेंट जितने अमाउंट में आपका सब्सटेंस डिपॉजिट या रिलीज हो रहा है वो आपका उसका रेशियो क्या होता है आपके, जैसे अगर दो आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं तो पहले का और ये दूसरे का जो उसका अमाउंट आपका जितना डिपॉजिट हुआ है वो आपका रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट वेट की। ठीक है, ये आपके 1 और ये इक्विवेलेंट आपका 2। ये हमारा सेकेंड लॉ था। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। बेटा न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। सबसे पहले 10 मिनट्स हमें T इज इक्वल्स टू दिया है 10 मिनट। ठीक है, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर और हमें I की वैल्यू दे दी है दैट इज 1.5 एम्पियर। क्लियर है? What is the mass of copper deposit at the cathode? तो हमको इसमें क्या पूछा है? W पूछा है। सिंपल है ना, पता चल रहा है हमें क्या पूछा है? W पूछा है। अब सबसे पहली बात, जब CuSO4 है तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपको के गेन करेगा Cu+2 और क्या बना लेगा? Cu बना लेगा। ठीक है बेटा, क्या बना लेगा? कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में बना लेगा। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो हम Z निकालते हैं, Z हमारा क्या होता है? दैट इज मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500 इंटू N फैक्टर। N फैक्टर हमारे क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट करा हो या एक्सेप्ट किया हो। तो यहाँ से हम Z निकालेंगे। अब देखो W निकालना है हमें, तो अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। Z चाहिए, I चाहिए, T चाहिए। I और T इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट वी नीड इज Z। अब Z कैसे निकालते हैं बेटा? Z इक्वल टू मास या एटॉमिक मास। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63। 63 आपका ये हो गया 96500 इंटू 2, तो ये आपका Z निकल आया। अब डायरेक्ट आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में अपने पुट कर दीजिए। W इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 96500 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू 10 मिनट दी हुई है और मैंने आपको आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर दी हुई है, दैट इज 1.5 एम्पियर। ठीक है, और आपका टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, और टाइम को हमेशा हमें किस में चेंज करना होगा? सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 60 कर देंगे तो इज इक्वल्स टू आपका आ गया 600 सेकेंड। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 600। ठीक है, अब जब आप इसको पूरी सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.2938 ग्राम्स। कितना इजी हो गया ना। बुक में ये क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं आना। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये नीट और जेई वालों के लिए बहुत अच्छा है। फटाफट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, फटाफट वैल्यू पुट करिए और निकाल दीजिए। नहीं, इजी है ना। चलिए, तो इस पे बेस मैं आपको और न्यूमेरिकल्स भेज दूंगी, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे बेस। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया है उसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, है ना बेटा। कंडीशन अगर अलग अलग हो तो भी हमें देखना होगा कि उसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। Product of electrolysis. Product of electrolysis depend on the nature of material being electrolyzed and the type of electrode being used. तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइज के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल लिया है। ठीक है, और आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोड लिया है और किस टाइप का आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, किस चीज़ का हमें इलेक्ट्रोलाइज करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उस पर डिपेंड करेगा और आपके इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा। दो ही तो चीज़ें होती है, क्या होती है? एक तो यहाँ पे सॉल्यूशन भरा होगा आपका
और यहाँ पे वो होंगी इलेक्ट्रोड। तो दोनों चीज़ें आपकी आ गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा और दूसरा आपके इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। कभी आपके इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होती है, कभी नॉन रिएक्टिव हो सकती है, कभी आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है, कभी कंसनट्रेटेड हो सकता है, कभी मोल्टन स्टेट पे हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशंस क्या होंगी, डिपेंड करेंगी उस प्रोडक्ट पे, हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा उस पर डिपेंड करेगी। इफ़ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या आ गया, अगर आपकी इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रोड आपने लगा रखी है, ध्यान है हमने पहले CU का किया था इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड भी कॉपर की लगा रखी थी, तो वो कॉपर आपका यहाँ से निकल रहा था और यहाँ पे आके ऐड हो रहा था। अब जब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी इनर्ट है, मतलब उनका कोई रोल नहीं है इस इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो इस समय पे क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन है जैसे ZnSO4 है, तो इस समय क्या होता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा Zn+2 और SO4-2 में, तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और माइनस वाला आपका एनोड पे जाएगा। ये होगा, सिंपल बात है कि जब आपकी इनर्ट है, आपकी प्लेटिनम या गोल्ड है, it does not participate in chemical reaction and act only as a source or sink of electrons। तो ये अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस इसमें आपका काम करेंगी, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के रास्ते के लिए करेंगी काम, और इनका इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कोई रोल नहीं होगा। तो पहला केस क्या है, अगर आपकी इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट है, तो वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, अगर आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है, इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो वो आपकी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे हमारा कॉपर था। ठीक है, दस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मे बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जो आपका प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका अलग अलग होगा अगर हमने आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो आपकी इनर्ट या रिएक्टिव ले रखी है। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The product of electrolysis depend on different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potential। अब जो दूसरा है कि प्रोडक्ट जो है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है या जो इलेक्ट्रोड ली है वो कितने अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रही है या कितने अच्छे से रिड्यूस हो रही है। ये किस पे डिपेंड करेगा, वो जो आपके टेबल दी हुई है उसमें E0 की वैल्यू दी हुई है, तो उसमें यही तो बता रहा है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब कौन जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो इन चीज़ें पे भी डिपेंड करेगा। आपने देखा था आपका जो फ्लोरीन था वो आपका सबसे टॉप पे था, माइनस नेगेटिव वैल्यू हाईएस्ट शो कर रहा था, और यहाँ पे आपका जो लिथियम है वो आपकी लोएस्ट वैल्यू शो कर रहा था, है ना, पॉजिटिव में। तो ये इन पे भी डिपेंड करेगा। मोर ओवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऑल्दो फेजिबल, मोस्टली आपके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो जाते हैं अच्छे से, आर सो स्लो काइनेटिकली दैट एट लो वोल्टेज दीज डू नॉट सीम्स टू बी टेक प्लेस। अगर क्या है, अगर ये आपकी रिएक्शंस जो हो रही है उसमें क्या है, लोअर वोल्टेज पे अगर आप काम कर रहे हो तो कभी कभी लगता है कोई रिएक्शन हो नहीं रही है, मतलब कुछ स्लो सी लगता है। पानी है ना, जैसे पानी हम उबाल रहे हैं, सिम पे उबल रहा है, तो यार लगता है कि यार उबल भी रहा है, उबल नहीं रहा है, कितने घंटे लोग हैं, उबल ही नहीं रहा। तो जब आपकी वोल्टेज क्या हो, लोअर वोल्टेज पे अगर कोई रिएक्शन आपकी काम कर रही हो तो ऐसा लगेगा कि कुछ रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो उस समय हम क्या देते हैं, उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देते हैं, इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल हैज़ टू बी अप्लाइड। तो उस केस में हमें उसे और ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है, विच मेक सच प्रोसेस मोर डिफ़िकल्ट टू अकर। और जब ज़्यादा वोल्टेज चली जाती है तब भी क्या होती है, प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो एक जो वोल्टेज जो होती है उसका भी एकदम सही होना बहुत ज़रूरी होता है कि किसको इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। आपने पहले केस में देखा होगा जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, जैसे हमने उस समय कॉपर का किया था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ NaCl का, ठीक है, यहाँ में अगर NaCl मेरा सॉल्यूशन है और यहाँ पे मेरा आपका इकट्ठा हो गया है, एक तरफ है आपका एनोड, ये पॉजिटिव और ये आपकी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये मेरी क्या हो गई, एनोड हो गई, और ये मेरी क्या हो जाएगी, आपकी कैथोड हो जाएगी।
ठीक है। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगी तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, ये आपका ब्रेक हो गया Na+ और Cl- के अंदर। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि Na आपका डिपॉजिट हो गया है, Na डिपॉजिट हो गया है, और दूसरे केस में आपका क्या हो गया है, यहाँ पे Cl2 गैस क्या है, रिलीज हो रही है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इस केस के अंदर, ठीक है। अब अगर हमारा इफ वी यूज मोल्टन NaCl, अगर हमारा जो NaCl है वो मोल्टन स्टेट पे है, जैसे हमारा ये है NaCl क्या है, मोल्टन स्टेट पे है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ ये आपका Cl2 गैस यहाँ पे होगा और Na यहाँ पे होगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, Na+ होगा, मेटल मोस्ट आपका कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपकी Cl2 गैस आएगी, ठीक है बेटा। चलिए, हियर वी हैव ओनली वन कैटायन दैट इज Na+, आपका एक कैटायन था विच इज रिड्यूस एट द कैथोड, आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे जाके जमा हो जाएगा, एंड वन एनायन दैट इज Cl- विच इज ऑक्सीडाइज एट एनोड, और यहाँ पे आपका एनोड पे आपका ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और कहाँ पे गैस बन के आपका रिलीज हो जाएगी Cl2 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारा NaCl क्या था, मोल्टन स्टेट पे था, मोल्टन स्टेट पे था, तब हमें प्रोडक्ट Na+ आपका सॉलिड स्टेट में और Cl- गैस स्टेट में आपको मिल रहा था। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो किस स्टेट में है, एक्वस सोडियम के फॉर्म में है, एक्वस सोडियम क्लोराइड के अंदर है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिला हुआ है, एक्वस है तो, ठीक है। तो हमारा जो NaCl है उसमें क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, NaOH, Cl2 एंड H2, है ना। चौंका देने वाली बात कि उस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो NaOH, Cl2 और H2 मिलता है। मतलब जब हमारा प्लेन था तो हमें Na+ से Na मिल रहा था, और हमारा Cl- से क्या मिल रहा था, Cl2 मिल रहा था। लेकिन अब क्या है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया NaCl का, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, NaOH मिल रहा है, और हमें H2 मिल रही है, और हमें Cl2 मिल रही है। 10th में पढ़ा था ये, ध्यान है, ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, और ये आपको NaOH मिलता है, इसमें H2 मिलता है, Cl2 मिलता है, ये हमारे 10th में था, है ना। In this case, beside Na+ and Cl- ions, we also have H+ and OH- ions along with the solvent molecules H2O. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें NaCl से Na+ और Cl- तो मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, क्योंकि वाटर अमाउंट ज़्यादा है, आपका सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से ये भी आपका क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, टूट गया आयंस में, H+ और OH- आयन में। तो जब वाटर मिल जाता है तो उससे क्या हो गया, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ही बदल गया, ठीक है बेटा। चलिए अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। चल, अब यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है इसमें, थोड़ी सी लगेगा कि ये कैसा हो गया, लेकिन ध्यान देना, ठीक है। चलिए कैथोड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा बीकर है, यहाँ पे क्या है, कैथोड है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है कैथोड, और ये आपका पॉजिटिव से एनोड जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। अब कैथोड है तो कैथोड जब आपका नेगेटिव टर्मिनल है तो उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो Na+ है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लिया उसने, Na बना लिया है, तो आपका एक तो Na यहाँ बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, आपका H+ है, क्योंकि जो हमारा H2O से H+ और OH- भी आयन भी तो निकले हैं, तो ये H+ भी कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे ये जो आपका H+ है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपकी क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका Na बना तो उसका जो E सेल की वैल्यू आई दैट इज आई -2.71 वोल्ट,
और इस समय जब H2 गैस आपकी बनी तो उस समय जो पोटेंशियल मिला हमको दैट इज 0.00 वोल्ट। H का तो यही होता है, यही तो हमारा शी होता है, याद आया? तो इसका तो 0 होता है। अब इस केस में क्या हुआ कि रिएक्शन की हमने क्या करी, हायर वैल्यू प्रेफर्ड करी। अब हायर कौन सी है, ये वाली या ये वाली? हाँ, 0 हायर है या नेगेटिव वैल्यू हायर है? 0 हायर है ना बेटा, 0 हायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम ये मानेंगे कि हमारे जो कैथोड है उस पर क्या मिल रही है, हमें H2 गैस मिल रही है। क्या मिल रही है हमें? H2 गैस मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, H2 गैस मिल गई आपकी कैथोड पे, क्योंकि ये आपका कम पोटेंशियल दे रहा था, इसलिए हमने ज़्यादा पोटेंशियल को प्रेफर्ड करा और हमने ये मान लिया कि हमारी यहाँ पे H2 गैस मिल रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो H प्लस आयंस मिला था हमें एक्वस के अंदर इज प्रोड्यूस बाय द डिसोल्यूशन ऑफ H2SO4, डिसोसिएशन ऑफ H2O, सॉरी डिसोसिएशन ऑफ H2O। ये पता था हमें कि वाटर के डिसोसिएशन से तो हमें H प्लस आयन मिला है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले सारे H प्लस और OH माइनस आयन, तो आपको जो नेट रिएक्शन मिलेगी उस कैथोड पे, therefore the net reaction at the cathode may be written as the sum of these two reaction। तो आपको कैथोड पे एक तो ये वाला H प्लस मिलेगा और क्योंकि ये भी तो वाटर वहाँ पे आके डिकम्पोज हो गया है, तो यहाँ पे आप अगर दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो देखो ये H प्लस से आपका ये H प्लस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ H2 और OH माइनस आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेता है कि अगर आपको मोल्टन स्टेट की जगह आपको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl दिया हुआ है तो किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो कैथोड पे आपको ये रिएक्शन दिखेगी और जो नेट आपका प्रोडक्ट होगा वो तो क्या होगा, सिर्फ H2 होगा, लेकिन रिएक्शंस क्या होती हुई दिखेंगी, ये वाली रिएक्शन होती हुई दिखेगी। तो ये तो बेटा हो गई कैथोड की रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। भैया देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl का होगा, है ना। चलिए देखते हैं, एट एनोड द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर पॉसिबल। तो कैथोड पे आपकी क्या हुई थी, कैथोड पे आपका जो टोटल रिएक्शंस थी वो ये हुई थी। अब एनोड पे देखिए, Cl आपका माइनस जो था, जो NaCl से मिला है, NaCl से आपको क्या मिला, Na प्लस और Cl माइनस मिला। तो ये Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और हाफ ऑफ Cl2 में चेंज हो जाएगा। वहीं पे जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या चेंज हो जाएंगे, आपके ऑक्सीजन आपका निकलेगा, साथ में आपके 4H प्लस आयन निकलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका ई सेल है 1.36 वोल्ट आपका मिल रहा है क्लोरीन से और 1.23 वोल्ट आपका मिल रहा है हाइड्रोजन H2O से। द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड। अब एनोड पे हम क्या करेंगे, लोअर वैल्यू को प्रेफर्ड करेंगे। लोअर वैल्यू कौन सी है आपकी, ये वाली है, ये वाली नीचे वाली है, ठीक है। देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू Cl माइनस। तो वाटर आपका जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर, सॉरी Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपका जो Cl2 है उसको हम क्या मानेंगे, अपना मेन प्रोडक्ट मान लेंगे। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ओवर पोटेंशियल जब होता है ऑक्सीजन का, रिएक्शन 3.36 इज प्रेफर्ड। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाती है उस केस में हम अपने Cl2 को क्या करेंगे, प्रेफर्ड करेंगे। दस द नेट रिएक्शन में भी समराइज। अब ये सब चीज़ें छोड़ो, आप कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं। हाँ, तो अब आपके NaCl सबसे पहले आपका ब्रेक हुआ और वो बना लिया Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। दूसरे केस में कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई आपकी, जो हमने कैथोड की रिएक्शन देखी थी, दैट इज H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस आयन, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हुई थी। तीसरी जो एनोड पे रिएक्शन हुई, क्योंकि हमने इसको नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपकी ओवर पोटेंशियल की वजह से ख़त्म हो गई, काम ख़त्म किया, और यहाँ पे हमने इसको लेके चले फिर। तो यहाँ पे Cl माइनस एक्वस प्लस हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप इसको इसलिए समझ लीजिए कि वहाँ पे भी ऊपर हमने क्या लिया था, हायर पोटेंशियल वाला लिया था, और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम, हायर पोटेंशियल वाली वैल्यू को लेके चल रहे हैं।
आप ये ऐसे याद रखिए इसको, ये सिंपल तरीका है याद रखने का। ये जो चीज़ें दे रखी है कंफ्यूज करने वाली दी हुई है। तो यहाँ पे आप वही तभी मैं आपको क्यों लिखवाती हूँ कभी कभार नोट्स, क्योंकि जब एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें मुझे अजीब सी लगती है ना तो मैं आपको अपना लिखवाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, हायर वैल्यू लेके चलेंगे। तो आपको एक रिएक्शन ये मिली जो कि कहाँ हो रही है, कैथोड पे हो रही है। एक रिएक्शन आपको ये मिली जो कि एनोड पे हो रही है, और ओवरऑल रिएक्शन आपको ये मिली Na+ और Cl-। अब इसको हम क्या करेंगे, नेट रिएक्शन निकालेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए NaCl आपका इस तरफ है, ये NaCl यहाँ रहा, वाटर हमने लिया है, ये आपका वाटर ये रहा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली हैं, दैट इज NaCl प्लस वाटर। अब प्रोडक्ट में देखिए आपको क्या मिला, Na+ आपका, ये हमने Na+ ले लिया, ठीक है। Cl- ये इस तरफ प्रोडक्ट में है, ये आपका Cl- क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दैट इज हाफ ऑफ Cl2 आपका ये यहाँ से मिला। टोटल रिएक्शन जो थी ये ऊपर वाली थी, है ना, ये जो रिएक्शन थी ये ऊपर वाली ऐसे हुई थी, लेकिन कैथोड पे एनोड पे तो ये दो रिएक्शन हुई है, तो इन्हीं के बेसिस पे क्या मिलेगी, हमारी नेट इक्वेशन मिलेगी। तो आपकी नेट इक्वेशन क्या मिली, जब हमने NaCl वाटर को मिक्स किया तो यहाँ से आपको मिला एक तो Na+ आयन, ठीक है, एक आपको मिला OH- आयन, एक मिली आपको हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस, और एक मिला आपको Cl2। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है बेटा, ऐसे याद रखिए। तो ये आपको जो प्रोडक्ट है वो ये मिले हैं, जिसमें H2 गैस आपकी कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कैथोड पे, ठीक है, और आपका Cl2 गैस कहाँ जाएगी, एनोड पे, और ये जो आपका Na+ और OH- है ये कंबाइन होके आपका NaOH बनाएगा, जो कि आपके सॉल्यूशन में बरकरार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आप खुद पढ़िए, सिंपल सा ही है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय नर्स इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट द कंसंट्रेशन इफेक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। तो अब जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो आपको क्या चीज़ मिलती है वो देखिए आप। वाटर क्या है आपका, वाटर ब्रेक हो गया, ये आपका पहले भी ब्रेक हुआ था इस तरह से, किस पे, एनोड पे, O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज निकलते हैं उसके अंदर से। क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में आपका ये हो गया, आपको इतने अमाउंट में क्या मिल गई, गैस मिल गई, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था वो इस तरह से आपका ब्रेक हो गया, तो इस समय 1.96 वोल्ट आपको यहाँ पे मिली। फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 3.38 इज प्रेफर्ड, बट एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिएक्शन 3.39 इज प्रेफर्ड। तो यहाँ पे एनोड पे जब आपकी क्या है कंसंट्रेशन, अगर H2SO4 का ज़्यादा है तो ये वाली रिएक्शन लेते हैं, और जब आपकी कंसंट्रेशन कम है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो आपकी हम ये वाली रिएक्शंस लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जैसे हमारा NaCl था, जब आपका मोल्टन स्टेट में था तो हमने क्या किया था, सिर्फ Na+ और Cl- मिला था, और जब आपका किस स्टेट में था, एक्वा सॉल्यूशन के स्टेट में था, तब आपको क्या मिला था, NaOH + H2 + Cl2। तो बेटा यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात, ये जो टॉपिक है बैटरीज, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। तो ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क समझिए, चाहे कुछ समझिए, ये आपको बैटरीज जो हैं ये खुद पढ़नी है, बहुत सिंपल है, हम इनको 9th में 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। और ये कोरोजन जो है ये आप पढ़िए खुद से और समझिए, और मैं आपको इसके छोटे फॉर्म में एक बहुत अच्छी सी बुक में से आपको मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी इस बैटरी वाले टॉपिक के। तो यहाँ पे मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, और बहुत जल्दी आपको टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आप प्रिपेयर करिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो जो टॉपिक मैंने छुड़वाया है आपका, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन वाला, तो उस पर बेस में आपको न्यूमेरिकल नहीं दूंगी। एक ये Q = QW वाला फॉर्मूला आ गया है, फैराडे लॉ वाला, वो आपको करना है अच्छे से। और ये बैटरी वाला, चलिए इसमें से भी क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं। तो टेस्ट में मैं आपको जितना भी वो न्यूमेरिकल पार्ट प्रिपेयर है ना, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आने वाले हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि न्यूमेरिकली पार्ट है ये वाला आपका। तो ठीक है, तो इसको पढ़िए, समझिए, और फिर जल्दी हम इसका टेस्ट लेंगे और कोई नया चैप्टर चालू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।